हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेट बी। दिस इज आदित्य सिंह, योर एसेट एंड यू आर माय फेवरेट बीज। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक का चैप्टर 2 और ये इसका सेकेंड पार्ट होगा। चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारे देश में इकोनॉमिक के ऐसे कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं। तो फर्स्ट पार्ट की वीडियोज़ में हम लोगों ने 3 तरह की कैटेगराइज वाले एक्टिविटीज़ को देखा, जो कि प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्सरी है। इसके बारे में हम लोग देखा। आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि लोग जो है ना हमारे देश के, वो अधिकतर लोग किस जगह पर एम्प्लॉयड हैं, किस जगह पे रोजगार कर रहे हैं, कहाँ से वो अपनी इनकम पाने के लिए जुड़े हुए हैं। तो ऊपर हम लोगों ने ग्राफ देखा था पहले वाली पार्ट की वीडियोस में, जो कि ये बताता है कि लोग कहाँ कहाँ पे कितना पार्टिसिपेट हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर में कितने हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने, टर्सरी सेक्टर में कितने हैं। तो 40 वर्षों के सेक्टर 40 वर्षों में देखें तो जो सेक्टर में जो इंपॉर्टेंस जो चेंज हो रहे हैं वो हम लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं इस ग्राफ के माध्यम से। प्राथमिक जो आपका सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, ये रोजगार का ऐसा क्षेत्र है जो कि बदला ही नहीं। इसका कारण यह है कि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में रोजगार के जो पर्याप्त अवसर है उनका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। हालांकि इसमें अधिक वस्तुओं के प्रोडक्शन में बात करें 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हो देखने को मिलती है, लेकिन औद्योगिक रूप से रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई है। आपके टर्सरी सेक्टर पर भी यही बात लागू होती है। सेवा के क्षेत्र जो आपका है, इसमें प्रोडक्शन में 14 टाइम्स ज़्यादा जो है ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन रोजगार में केवल 5 टाइम से ही आपको 5 टाइम से भी कम की ही वृद्धि देखने को मिलती है। मतलब डिमांड जो है ज़्यादा हो गया और रोजगार तो कुछ है ही नहीं। तो इसका परिणाम ये हुआ कि देश में आधे से अधिक जो श्रमिक हैं वो प्राइमरी सेक्टर बात करें एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, जिसका जो है जीडीपी में योगदान लगभग 1/6 पार्ट है, अगर माने तो 1/6 भाग है। इसकी तुलना में सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में देखें, उसका जीडीपी में भी बाकी जो है इन्हीं सब का हिस्सा है। लेकिन ये क्षेत्र में कम जो है लोगों का रोजगार, ये क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये है कि कृषि में लगे रहे जो श्रमिक हैं वो अपनी क्षमता से कम प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका अर्थ यह भी है कि कृषि में जितने लोगों की आवश्यकता है उससे भी कहीं ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। इसलिए यदि आप कुछ लोगों की एग्रीकल्चर से जो है आप क्षेत्र से किसी को हटा दो, बहुत से लोगों कुछ लोगों को, तो भी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि काम है, ज़रूरत है 10 लोगों की किसी खेत के क्षेत्र में, वहाँ पे उसके परिवार में 20 लोग हैं, तो उन लोगों का अगर आप हटा देते हैं तब भी प्रोडक्शन में कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो बात करें यानी कि कृषि क्षेत्र में जो श्रमिक हैं वो आधे ज़्यादा क्या है, बेरोजगार हैं। क्लास 9 हम लोग देखे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो वो अब बेरोजगार श्रेणी में आ जाते हैं। एक छोटा सा किसान लक्ष्मी का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर की असिंचित भूमि है, मतलब वहाँ पे सिंचाई न करने योग्य भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल रैन पर ही डिपेंड रहता है, और वो जो खेतों में ज्वार और अरहर जैसी फसलों को उपजाता है, यानी उसका खेत ऐसा है कि केवल ज्वार अरहर ही वहाँ पे हो सकता है। तो उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर पूरे साल भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार ही नहीं मिलता। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति जो काम कर रहा है वो कोई बेकार नहीं है, लेकिन वास्तव में उनका जो श्रम प्रयास है ना, वो डिवाइडेड है, विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति जो है कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार नहीं मिल रहा है। यह जो है बेरोजगारी की स्थिति है, जहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम तो कर रहे हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इसी प्रकार की जो बेरोजगारी है, इसी प्रकार की बेरोजगारी जो है छिपी हुई है, जो कि उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं। इनसे अलग है खुली बेरोजगारी, इसलिए इसको जो है बेरोजगारी भी कहा जाता है, प्रच्छन्न कह सकते हैं आप इसको, बेरोजगारी के रूप में देखा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। सब हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक के सेकेंड चैप्टर में। और तो भाई अब जो है ना कि एक छोटा सा जो ये लोग हैं ये बेरोजगारी कहलाते हैं। अब मान लेते हैं, सपोज करिए कि सुखाराम के पास जो जमीन का मालिक है वो अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के लिए कुल अतिरिक्त आय देनी होती है, ठीक है, उनकी कमाई भी होने लगती है। लेकिन आपके छोटे से जमीन पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है, अतः 2 लोगों के चले जाने से जो आपका कृषि उत्पादन है वो प्रभावित नहीं होता है। इसलिए ये जो एग्जाम्पल है ना, इसमें 2 सदस्य जो है किसी कारखाने में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले से जैसा उत्पादन करते थे वैसा करते भी रहेंगे। तो भारत में जो है लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं, और इसका अर्थ यह है कि अगर हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा के उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से जो है परिवार के कुल आय में भी वृद्धि हो जाएगी। तो जो ये अल्प बेरोजगार है ना, जिसको डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ये लोग जो है इन लोगों को दूसरे क्षेत्रों में भी
ये जो बेरोजगारी है इस तरह की ये दूसरे क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए शहरों में जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, इसमें हजारों ऐसे अनियत श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश में लगे रहते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत का कार्य जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोगों जो है असुविधा वाले काम भी करते हैं। इनमें से कई लोग रोजाना काम भी नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार हम जो है सर्विस सेक्टर के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते देखते हैं। कुछ लोग चीज़ों को बेचते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम ही कमा पाते हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और अवसर इससे ज़्यादा अच्छा वाला नहीं है। यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कहा गया है, लेट अस वर्क दिस आउट। टेबल 2.2 शेयर द प्राइमरी सेक्टर इन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है कि जीडीपी में पार्टिसिपेशन क्या है लोगों का, और शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में किस तरह से कितने लोग कौन से साल में कितना जुड़े हुए हैं। तो 40 ईयर्स के आप प्राइमरी सेक्टर में आप क्या चेंजेस देखते हैं, ये सब चीज़ आपको करके देखना है। तो अब देखते हैं हम लोग अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो सकता है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार। अब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आप लोगों ने देख लिया, अब कैसे रोजगार को क्रिएट किया जाए। तो देखिए ऊपर जो कुछ भी हम लोगों ने डिस्कशन किया उसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो कृषि क्षेत्र है ना उसमें अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। कुछ लोग के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीकों को चलिए देखते हैं। तो हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर की जो ज़मीन है असिंचित वाली, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु मान लीजिए कुएं का निर्माण के लिए सरकार कुछ पैसे देती है उसको, या बैंक जो है लोन देता है। तो भाई लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सब सक्षम हो जाएगी। और बात करें आपके रबी सीजन में, रबी की फसल जो क्रॉप होती है और जो दूसरी फसल गेहूं है वो उगाने लगती है। तो हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों यानी कि बीज डालने, पानी देने और खाद डालने और कटाई में तक रोजान प्रदान कर सकती है, रोजगार देती है। ठीक है, 50 दिन का काम मिल गया उनको इससे। अब परिवार के अन्य जो 2 सदस्य हैं वो अपनी जमीन पर रोजगार मिल गया। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए नए बांध का निर्माण कर दिया जाए अथवा एक नहरी खोद दिया जाए। इससे खेती के क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर बन जाएंगे और जो अल्प बेरोजगारी है ये अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। एक और बात समझते हैं कि मान लीजिए कि लक्ष्मी और जो दूसरे किसान हैं ये पहले की तुलना में अधिक प्रोडक्शन करते हैं, तो इन्हें कुछ प्रोडक्शन को बेचने की भी आवश्यकता होगी जो इनका सरप्लस होगा। इसके लिए उन्हें अपना उत्पाद जो है आसपास के शहर में ले जाने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर बेहतर ग्रामीण सड़कों का निर्माण करवा दे और पैसे निवेश कर दे तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाएंगे और इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब तक पानी की सुविधा उपलब्ध है फसलों की उपज और सेलिंग भी कर सकते हैं। इस कार्य से केवल किसानों की ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार मिल जाएगा। तो लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है, खेती करने के लिए उसे बीजों और उर्वरकों की बात करो, साथ साथ उपकरणों और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की भी जरूरत है। गरीब किसान होने के कारण वह सभी चीजों पर खर्च तो नहीं कर सकती ना, इसलिए उसे साहूकारों से पैसे उधार लेना होगा और बहुत ज्यादा हाई क्या बोलते हैं उसको इंटरेस्ट पर जो है वापस भी करना पड़ेगा। तो अगर स्थानीय बैंक अगर उचित इंटरेस्ट के साथ उसे जो है लोन दे दे तो इन चीज़ों से बच जाएगी, ज़्यादा पैसे उसको ब्याज जो जहाँ वो देगी उससे वो बच जाएगी और सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर काम करने में सफल हो जाएगी। तो मतलब ये है कि पानी के साथ साथ खेती में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि लोन वगैरह भी देने की जरूरत है, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 4 में यानी कि मुद्रा और साख जिसको कहते हैं की आवश्यकताओं पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, मनी एंड क्रेडिट पर डिस्कशन करेंगे। अब हम एक और तरीके से समस्या का समाधान कर सकते हैं कि भाई जो सेमी रूरल एरिया है वहाँ पर जो उद्योग है और सेवाओं की पहचान करना, उन्हें बढ़ावा देना, जहाँ पर बहुत अधिक लोग जोड़े जा सके, ये काम भी कर सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर अनेक किसान हैं जो अरहर और मटर का उपजाने का काम करते हैं, प्रोडक्शन करने का काम करते हैं, तो इनकी वसूली और इनके लिए जो है शहरों में सेल करने के लिए दाल मिल की स्थापना भी एक ऐसा एग्जाम्पल है। शीत भंडारण घर जो है इन
इनके खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू प्याज जैसे चीज़ों का यहाँ पर जाके अपना भंडारण कर सकें, जमा कर सकें, अच्छी कीमतें मिलने पर फिर आराम से बेच सकें। क्योंकि अधिकतर तो किसानों के प्याज तो सस्ते में ही बेच दिए जाते हैं, क्योंकि उनके पास रखने का जगह नहीं होता और उस तरह का ठंडा वाला जगह नहीं होता, तो सड़ जाएंगे, इससे अच्छा बेच देते हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बहुत आसानी से और अच्छे फायदे में बेचेंगे। साथ ही साथ वन क्षेत्र के आसपास के गांव में अगर हम शहद संग्रह केंद्र की शुरुआत कर सकते हैं, जहां किसान वनों से प्राप्त जो शहद है उसको बेच सके। सब्जियों और खेती के उत्पाद जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर, फ्रूट, ये सारी चीजें जो बाहरी बाजारों में बेचा जा सके, इसके लिए जो है उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। यह जो है सेमी रूरल एरिया में स्थित लोगों को रोजगार भी प्रदान करेगा। तो आपके विचार से आपके क्षेत्र में किस समूह के लोग बेरोजगार हैं या फिर अल्प बेरोजगार हैं? क्या आप कुछ उपाय सुझा सकते हैं जिन पर अमल किया जा सके? तो भैया आप बता सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने के आयु एज की बात करें हम लोग तो सेक्टर की, तो 5 से 29 वर्ष में लगभग 60% बच्चे हैं, ठीक है। इनमें से 51% के लगभग ही लोग ही विद्यालय जाते हैं, शेष विद्यालय ही नहीं जाते हैं। वे या तो घर पर रहते होंगे या तो उनमें से अधिकतर जो लोग चाइल्ड लेबर होता है, बाल श्रमिक, उसमें काम कर रहे होंगे। यदि वे बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और आर्थिक भवनों, अध्यापकों और कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग ने जो है पूर्व में, वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बताते हैं कि अकेले एजुकेशन फील्ड में लगभग 20 लाख लोगों का जॉब जो है फिक्स किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो भाई ये सब ऐसे कुछ तरीके हैं ना जिनसे रोजगार का डेवलप होगा, रोजगार बनेंगे और हम लोग विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी विचार कर पाने में सक्षम होंगे, जिन पर हम लोग चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की जो आय है, जो उनकी रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है, तो यह पर्यटन और शिल्पी क्षेत्रीय जो वहाँ के शिल्प उद्योग हैं और जो सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाएं हैं, इनके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। इनमें से कुछ के लिए जो है समुचित पूरी प्रकार से योजना और सरकारी सहायता की आवश्यकता भी होगी, जैसे लोन वगैरह हम लोग ने भी ऊपर डिस्कस किया। तो एग्जाम्पल के लिए समझिए कि योजना के आयोग के अंतर्गत जो है पर्यटन क्षेत्र में यदि सुधार होता है तो हमें लगभग 35 लाख से भी ज़्यादा अधिक लोगों को रोजगार दे सकते हैं, इसके माध्यम से मिल सकता है। तो हम जानते हैं कि भाई जो भी कुछ डिस्कस किए हम लोगों ने उसमें जो है थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन छोटी अवधि के लिए हम कुछ जो है तुरंत जो वाली उपाय है उसको करने की ज़रूरत है। और इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना या ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, मनरेगा जिसको बोलते हैं हम लोग, गा, शार्ट में हम लोग इसको मनरेगा भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत उन लोगों को जो ये ऐसा योजना है, इसके अंतर्गत उन लोगों को काम मिलता है जिन्हें काम करने की जरूरत है। सरकार द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष में 100 दिन की गारंटी के साथ काम मिलती है, 100 दिनों का। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी, ठीक है। अधिनियम के अंतर्गत, इस नियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिन्हें भविष्य में भूमि प्रोडक्शन करने में मदद मिलती है, उस तरह के काम कराए जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा नहर वगैरह डेवलप कराना और बहुत सारे काम आ जाते हैं, इसमें लोग जाके काम करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। कौन से ये जो सेक्टर हैं इनमें कौन से ऑर्गेनाइज्ड है यानी संगठित हैं और कौन से अनऑर्गेनाइज्ड है यानी असंगठित हैं। तो देखिए अब हम आर्थिक कार्यों को जो है विभाजित करने के लिए एक और तरीके का परीक्षण करते हैं। इसमें लोगों के नियोजित होने के आधार को देखते हैं हम लोग, कैसे वो लोग एम्प्लॉयड हैं, उनके काम करने की कंडीशन क्या है और नियम विनियम क्या है, और साथ ही साथ जिनके लिए उनका रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है। तो ये कांता है। कांता जो है एक कार्यालय में काम करती हैं, सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती हैं। वह डेली जो है प्रत्येक माह के अंतर्गत अपना वेतन पाती हैं और वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती हैं। उन्हें चिकित्सीय और जो अन्य भत्ते हैं वो सभी मिलते हैं। भत्ते मतलब सैलरी, एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती हैं और इस दिन इनका अवकाश होता है, छुट्टी होती है। जब उनसे जब नौकरी उन्होंने आरंभ की थी तब उनको एक ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था जिसमें नौकरी के संबंधित कंडीशन वगैरह जो थे, नियम वगैरह लिखे गए थे। फिर सेकंड देखते हैं कमल। कमल कांता का पड़ोसी है और वह नजदीक के किराना दुकान में दैनिक लेबर के रूप में काम करने वाला लेबर है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे घर पर 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अलावा कोई और
पर भी जो है सैलरी या इनकम उसका नहीं है, भत्ता नहीं मिलता है। जिस दिन वो काम पर नहीं जाता उस दिन उसकी मजदूरी नहीं मिलती है, उससे जो है कोई छुट्टी या अवकाश भी नहीं मिलता है, संडे को भी जाना पड़ता है। उसे किसी प्रकार का गारंटेड लेबर या ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं मिला है जॉब के लिए, तो जिसमें दुकान की नियुक्ति के बारे में कुछ कहा गया हो। तो उसका नियोक्ता जो है उससे जो है किसी भी काम जो जिसने उसको अपने दुकान पर रखा है वह उसे किसी भी समय काम से हटने के लिए कह सकता है। तो क्या आप कांता और कमल के रोजगार की परिस्थितियों में अंतर देखते हैं? हाँ भाई, बहुत ज़्यादा अंतर है। क्या अंतर है? कांता जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, संगठित क्षेत्र में है, और वहाँ पर कार्यस्थान ऐसे आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि नियमित है, और इसलिए लोगों के पास फिक्स काम होता है कि भाई उनका जॉब लग गया है। अब गवर्नमेंट सेक्टर में उनका काम फिक्स है ना, उनको हटा नहीं जा सकता। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी जब चाहेगी हटा देगी आपको। तो वे सेक्टर जहाँ जो गवर्नमेंट द्वारा जो है रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें जो है सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों एवं विनियमों का जो अनेक विधि होते हैं, जैसे कारखाना अधिनियम हो गया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हो गया, सेवा अनुदान अधिनियम हो गया, दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम होगा, इस सारी चीज़ों में उल्लेख किया गया है। इसे ही जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं और कार्यविधि होती है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते बल्कि वो स्वतः ही काम करते हैं, लेकिन वे भी अपने सरकार की समझ पंजीकृत कराते हैं, अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ठीक है, और नियमों और विनियमों का भी पालन करते हैं। तो जो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, इसमें कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, उनका फिक्स रहता है। भी हमारा तो हो गया, अब एक बार गवर्नमेंट है तो हो गया, ठीक है, जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक जॉब फिक्स है। उन भले लॉकडाउन लग जाएगा लेकिन सैलरी आती रहेगी। तो उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन भी दिया जाता है आपके गवर्नमेंट सेक्टर में। तो नियोक्ता का मतलब यहाँ पर वही है ना, जो आपको ज्वाइन करा है, जिसके अंतर्गत आप जॉब कर रहे हैं। दूसरे लाभ भी मिलते हैं उसको। ये लाभ क्या है, जैसे कि वेतन के साथ छुट्टी भी मिलती है, ठीक है, अवकाश, छुट्टी चल रही है फिर भी आपको अब भुगतान हो जाता है, भविष्य की जो निधि है, सेवानुदान इत्यादि लाभ प्राप्त होते हैं, पीएफ वगैरह का भी लाभ मिलता है उनको, चिकित्सक लाभ मिलते हैं उनको। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपका ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट पहले होता है, आप बहुत ज़्यादा उसके बेनिफिट होते हैं, ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो नियमों के अनुरूप जो है कारखाने मालिक को पानी और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना भी आता है। तो जब वे सेवानिवृत्त होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो पेंशन भी प्राप्त होते हैं। जब काम से आप सरकारी जॉब से आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको फिर पेंशन वगैरह भी मिलती है। तो ये सारे बहुत सारे फायदे आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर के होते हैं। इसके अलावा जो कमल है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, ठीक है, और अनऑर्गेनाइज में क्या होता है कि छोटी छोटी और बिखरी यूनिट में आपको अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर के काम होते हैं, और ये उसी से निर्मित होता है। इस सेक्टर के जो नियम और विनियम तो होते हैं लेकिन उनका अनुपालन नहीं किया जाता। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः रेगुलर नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने या फिर छुट्टी और जो बीमार के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं है, अगर आप नहीं जाते हैं तो आपकी सैलरी कट जाती है। तो जो श्रमिक हैं इनको बिना किसी कारण काम से हटाया भी जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो बहुत से लोग जो है तो इस बात तक ही वहाँ पर जॉब कर पाते हैं कि जब तक उसको जो जिसके अंडर वो काम कर रहे हैं कंपनी मालिक के, उसकी पसंद पर, जैसे उसका दिमाग खराब हुआ निकाल दिया बाहर। तो इस सेक्टर में काफ़ी संख्या हम लोग अपने छोटे कार्य जैसे सड़कों पर और रिपेयरिंग का, ये सब चीज़ें जो है इसमें इसके अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को भी लेकर आते हैं। तो श्रमिकों का भी क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। कब तक काम मिलेगा कब तक नहीं मिलेगा, है ना। तो अब आगे आपको इसमें विचार करने के लिए कहा जा रहा है। लेट अस वर्क आउट दी, आपको बताना है कि जो विद्यालय में टीचर पढ़ाता है वो क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है कि अनऑर्गेनाइज है। बाजार में अपनी पीठ पर सीमेंट की बोरी ढोता हुआ एक लेबर है, वो कौन से सेक्टर में है, ठीक है, ऑर्गेनाइज में है कि अनऑर्गेनाइज में है। अपने खेत पर सिंचाई करता किसान, तो ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से इसको बता सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग इसमें कि असंगठित जो क्षेत्र है यानी अनऑर्गेनाइज, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। जो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें तो प्रोटेक्शन होती है जॉब की, टाइम होता है भाई, आप जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक करते रहेंगे, जॉब आपकी फिक्स हो गई। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें जो वर्कर्स हैं इनका संरक्षण कैसे हो सकता है। तो देखिए, संगठित क्षेत्र में अत्यधिक मांग पर ही रोजगार मिलता है, ठीक है,
और लेकिन संगठित क्षेत्र की बात करें तो इसमें रोजगार जो है अवसरों में अत्यंत धीमी गति से डेवलप हो रही है। आमतौर पर पाया जाता है कि जो संगठित क्षेत्र हैं यानी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में काम करते हैं। वे ऐसे रणनीति व श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली अलग अलग अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। परिणाम क्या होता है कि बहुत से जो श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए जो है विवश हुए, मजबूर हुए, जहाँ पर उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है, उनका प्राय शोषण किया जाता है, उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती है, उनकी आय कम है और नियमित नहीं है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और ना ही इसमें कोई लाभ है। अगर हम बात करें 1990 से यह भी देखा गया है कि जो संगठित क्षेत्र है आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें बहुत अधिक जो है श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अतः असंगठित जो कार्य है, क्षेत्र है, इसमें जो है अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। ये लाचार लोग कौन है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र जो है और मुख्यतः भूमिहीन जो किसान हैं और छोटे श्रमिक हैं, छोटे सीमांत किसान हैं, ठीक है, और जो फसल वाले हैं, जो कारीगर हैं, जो बुनकर हैं, जो लुहार हैं, जो बढ़ई हैं, जो सुनार हैं, इन लोगों के साथ ये घटनाएं होती हैं। भारत में 80% जो है लोग जो है ग्रामीण परिवार और छोटे छोटे जो है सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, खेती के जो आपके इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स हैं, जो लोन है, जो स्टोरेज सुविधा है और जो केंद्र की सुविधाएं हैं, इन सब चीज़ों को दिलाने की या उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। शहरी क्षेत्रों में बात करें, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मुख्यतः जो छोटे उद्योग के श्रमिक हैं, जो निर्माण करते हैं, व्यापार और परिवहन के क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, या फिर जो आकस्मिक रूप से श्रमिक हैं, जो सड़कों पर फल वगैरह बेचने वाले हैं, जो सिर पर बोझा ढोने वाले, जो कुली वगैरह हैं, इन सब चीज़ों का जो और जो वस्त्र निर्माण करने वाले हैं, कपड़े वगैरह जो कबाड़ उठाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारे लोग कैटेगरी के आ जाते हैं। तो लघु किसानों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के लिए सरकारी जो लोन वगैरह है उसको उससे हेल्प मिलने की आवश्यकता होती है। आकस्मिक जो श्रमिक हैं वो शहरों और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इनको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। तो हम यह भी पाते हैं कि भाई बहुसंख्यक जो श्रमिक है वो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं, जो असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार करते हैं। ये जो लेबर है ये इरेगुलर तरीके से और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार होते हैं। अतः आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में श्रमिकों को संरक्षण, प्रोटेक्शन देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो गया है। यहाँ पर एक फिगर है, जब कारखाने बंद हो जाते हैं तब अनेक नियमित जो लेबर हैं वो सब क्या करते हैं, सब्जियां बेचते हैं, ठेला खींचते हैं और कुछ तो अलग अलग काम करते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको लर्न करने के लिए बताया जा रहा है, लेट्स रिकॉल विथ सो मेनी एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस अराउंड us, one needs to use the process of classification to the think in a useful manner। यानी हमारे चारों ओर अनेक आर्थिक गतिविधियां होती हैं, ठीक है, उन पर हम लोग तर्क संगत रूप से ढंग से विचार करने के लिए कैटेगराइज कर दिए गए हैं। क्या हम क्या निष्कर्ष चाहते हैं भाई कि इस आधार पर जो डिवीजन हुआ है उनकी क्या कई कसौटियां हो सकती हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसकी प्रक्रिया वास्तु स्थिति रूप से देखें तो मूल्यांकन करने में सहायता करती है। ये टेबल यहाँ पर नीचे दिया हुआ है 2.4, इसमें आप देख सकते हैं आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, उसके बाद नीचे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, इनकी इस्तेमाल कैसे होते हैं, इनका सबसे इम्पोर्टेंस क्या है और इन चीज़ों की प्रॉब्लम क्या है, उसका सलूशन क्या है, ये सब आपको करना है, एक्टिविटी के तौर पर है। अब देखेंगे हम लोग इसमें सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंटल हो गया और प्राइवेट मतलब जो किसी का निजी खुद का हो। तो ये ऑनरशिप में कैसे, मतलब कभी कभी होता है कि सरकार का खुद का होता है कोई चीज़, है ना, फ्लैट या फिर कंपनी या फिर इस तरह से, और किसी का प्राइवेट में होता है किसी का, तो ऑनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पे। तो देखिए आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रों में वर्गीकृत करने का एक और तरीका हो सकता है कि जो ये संपत्तियां हैं इनकी स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। सार्वजनिक क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो अधिकतर जो संपत्तियां हैं उस पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाओं को उपलब्ध कराती है। और जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें जो संपत्तियां, इसमें इनका स्वामित्व और सेवाओं का वितरण की जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति या एक कंपनी के हाथों में होता है। रेलवे, डाकघर, ये सब जो है सार्वजनिक क्षेत्र के एग्जाम्पल है, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को जिसको हम लोग बोलते हैं, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसी कंपनियां जो है प्राइवेट सेक्टर में आ जाती हैं, यानी इनका निजी कंपनियां हैं, इनका मालिक एक होता है, सरकार नहीं होती, ठीक है।
तो ये जो प्राइवेट सेक्टर में एक्टिविटीज़ हैं, इनका लक्ष्य क्या होता है कि लाभ प्राप्त करना, और इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हम जो है इनके स्वामियों और कंपनियों को हम अपना कुछ एफर्ट देते हैं, भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र में अगर बात करें तो उसका केवल क्या एम होता है, लाभ कमाना नहीं होता। जो आपका पब्लिक सेक्टर है, इस सेक्टर में इसमें जो है सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई टैक्स या फिर अन्य तरीकों से करती है। आज के समय में सरकार सभी तरह की एक्टिविटीज़ पर खर्च करती है। ये सभी एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, सरकार ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ पर व्यय खर्च करती है और क्यों करती है, इसको ज्ञात करना है। तो देखिए, कई ऐसी चीज़ें हैं ना जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु उन्हें निजी क्षेत्र के रूप में देखें तो उचित कीमत पर उपलब्ध ही नहीं हो पाती है वो सारी चीज़ें। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रों की क्षमता से बाहर होती है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से वाले हजारों लोग से पैसा एकत्र जो है कराना भी आसान काम नहीं है। तो फिर यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो उसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़क हो गया, पुल हो गया, रेलवे हो गया, है ना, बिजली हो गई, इन सब का निर्माण और बांध, ये सारी चीज़ें जो है अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर से करवाने की सोचें तो भाई सबसे वो पैसे लेंगे, और सब लोग से पैसे चंद लेना तो पॉसिबल नहीं है। तो सरकार क्या करती है, अपने पास से पैसे लगाती है और फिर जो उसका यूज़ करता है उसे टैक्स लेती है ना। तो यही कुल बेसिकली है। तो कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन प्रोडक्शन का और व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें आर्डर नहीं देती है, प्रोत्साहित नहीं करती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका प्रोडक्शन पर जो बिजली का बिल है, ठीक है, उसकी बिक्री से बहुत से लोगों की वस्तुओं में जो है प्रोडक्शन में वृद्धि होती है। तो अनेक यूनिट पर जो है जो लघु इकाइयां वो बंद हो सकती है, यहाँ तक कि सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुल अंश जो है वहन करती है, यानी खुद ही खर्चा लगाती है, फिर बाद में बिल वगैरह लेके अपना भरपाई करती है ना। इसी प्रकार भारत सरकार जो है किसानों से उचित रेट पर गेहूं चावल खरीदती है और इसे अपने गोदामों में सुरक्षित रखती है, और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। आपने क्लास 9th में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी वाले चैप्टर में इसके बारे में हम लोग पढ़ रखे हैं। सरकार लागत का कुछ भाग खुद वहन करती है, और इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताएं जितने कंज्यूमर जो है उन दोनों को सहायता पहुंचाती है। अधिकतर जो आर्थिक गतिविधियां ऐसी है जिनकी जो प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है, इन पर व्यय करना भी सरकार की अनिवार्यता हो जाती है। जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना, हमने पहले चैप्टर में कुछ गतिविधियों पर विचार किया था। उसी तरीके से विद्यालय चलाना, वहाँ पर क्वालिटी वाला एजुकेशन देना, विशेष तौर पे प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, जो प्राइमरी वाला स्कूल है वो सब सरकार का ही कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की यानी अनएजुकेटेड इलिटरेट की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे जो है कुपोषण के शिकार हैं, और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार है। हमने जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है यानी शिशु मृत्यु दर है उसके बारे में पढ़ा है। उड़ीसा में 41 और मध्य प्रदेश में 47 का रेशियो चलता है शिशु का जो मरते हैं विश्व में, तो जो कि अन्य भागों से कहीं ज़्यादा है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों में जैसे सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना, पेयजल, निर्धनों के लिए आवास वगैरह देना, भोजन और पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार यह भी जो है सरकार का कर्तव्य है कि वह बजट को बढ़ाकर और गरीबों की देश की पूर्णतः उपेक्षित जो भाग है उसका देखभाल करे। तो अब इस चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पर बेसिकली आपको दिया गया कि क्या हम लोग इस चैप्टर से सीखे हैं, यानी समिंग अप, समरी क्या रहा है इस चैप्टर का। तो देखिए, मेन बात यह है ना कि चैप्टर में हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ सार्थक समूहों में डिवीजन करने के तरीकों पर स्टडी किया है। इसका एक तरीका यह था कि परीक्षण करना कि गतिविधियां जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है इसमें किससे संबंधित है। जो कोई भी कोई एक्टिविटी करता है वह कौन से सेक्टर में आता है। तो भारत के अगर पिछले 30 ईयर के आंकड़ों को देखें तो बताते हैं कि जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा अधिक जो योगदान रहा है वो टर्सरी सेक्टर का रहा है, और इसमें जो चीज़ें हैं प्रोडक्शन वाली चीज़ें हैं और सेवाओं का है। लेकिन रोजगार अधिकांशतः प्राइमरी सेक्टर में ही मिलता है। हमने यह भी देखा कि देश में रोजगार के जो अवसर है उसकी वृद्धि के लिए क्या क्या किया जा सकता है। दूसरे क्लासिफिकेशन में हम लोग देखें कि भाई ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो आपके
ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि जो आपके संगठित और असंगठित क्षेत्र हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर हैं, इस पर काम करने वाले लोगों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। अधिकांशतः लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम कर रहे हैं और उनके लिए जो है उनका सुरक्षा करना, उनका संरक्षण करना, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करना अनिवार्य हो गया है। हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की एक्टिविटीज़ के बीच में डिफरेंसेस पे स्टडी किया है इस चैप्टर में, और यह भी देखा है कि सार्वजनिक जो गतिविधियां हैं इनमें से कुछ निश्चित क्षेत्रों पर ही केंद्रित करना अनिवार्य क्यों है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आ जाता है। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चैप्टर कवर करेंगे अगली पार्ट की वीडियोज़ में। थैंक यू।